बच्चों, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026-27 की तैयारी शुरू हो गई है और आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 100% आपको अपनी सीट लेनी है और वो मेरिट लिस्ट के पहली ही लिस्ट में आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, तो आपको इस तरह क्वेश्चन करने होंगे। अक्सर क्या करते हैं लोग बाग, आपको सवाल तो कराते हैं लेकिन वो आसान वाले क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप पेपर देते हो तो वहां पे अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चंस भी छूट गए तो समझो आप मेरिट से बाहर हो गए, क्योंकि यहाँ पे पास तो तुम हो जाते हो लेकिन आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेरिट लिस्ट में नंबर लेके आना पड़ता है और मेरिट लिस्ट में वही स्टूडेंट का नंबर आता है जिसके 99% या 98% नंबर आते हैं, वही मेरिट लिस्ट में जा सकता है। जिसके लिए आपको मैथ के 20 सवाल करने होंगे और ये 20 के 20 आपके अगर सही नहीं हुए तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगी। और हर सवाल में ऐसे कठिन सवाल आते हैं जो बच्चा पेपर में नहीं कर पाता है, तो इस तरह क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग यही सब इस तरह क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपका कोई डाउट ही ना बचे। पूछा गया है कि 3 लगातार संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली से दुगुनी, दूसरे की 3 गुणी और तीसरे की 4 गुणी मिलकर 182 बनाते हैं, तो वो संख्याएं क्या होंगी, आपको संख्याएं बतानी है। तो यहाँ पे एक अक्षर आया है लगातार संख्याएं, कंसेक्टिव नंबर। लगातार संख्याओं का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक नंबर 2 है तो उसकी अगली संख्या 3 और उसकी अगली संख्या 4, तो इनको हम लगातार संख्याएं बोलते हैं। या फिर मान लीजिए आपकी संख्या लिखी है यहाँ पर 10, तो 10 की अगली संख्या होगी 11 और 11 की अगली संख्या होगी 12, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, लगातार संख्याएं बोलते हैं, कंसेक्टिव नंबर बोलते हैं। अब लौट कर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 3 लगातार संख्याएं, हमें नहीं पता वो संख्याएं क्या है, तो आप मान लीजिए आपकी पहली संख्या x और दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या आपकी x+2 है, क्योंकि लगातार है ना, तो पहली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो दूसरी आ जाएगी, पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो आप मान लो कि आपकी लगातार संख्या है x, x+1 और x+2 है। प्रश्न के अनुसार कहा गया है यदि पहली संख्या से दुगनी, जो पहली संख्या है इसका डबल कर दिया जाए, x की जगह क्या कर दे 2x, और दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या हमारे x+1 इसका 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि 3 × x+1 कर दिया जाए, और तीसरी संख्या से 4 गुना, तीसरी संख्या हमारी x+2 है और इसका 4 गुना कर दिया जाए, x+2 में 4 से गुना कर दी जाए, तो ये मिलकर 182 बना लेती है। यहाँ से इसको हल करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2x, ब्रैकेट खुलेगा, ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या होती है वो ब्रैकेट की सभी संख्याओं में गुणा में जाती है। तो 3 की x से करेंगे 3x हो जाएगा और 3 की 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 4 की x से करेंगे 4x और 4 2 आपका 8 = 182 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जहाँ जहाँ पर x है उनको प्लस कर लेंगे, 2x, 2 और 3 5 और 5 और 4 9, तो आपका 9x हो जाएगा, प्लस संख्याओं को संख्याओं में ऐड करेंगे, 8 और +3 आपका 11 = 182 हो जाएगा। सो 9x = 182, ये जो प्लस का 11 है, बराबर से जब भी कोई संख्या इधर पास होती है तो अगर वो प्लस की संख्या है तो माइनस हो जाएगी और माइनस होता तो प्लस, ये प्लस है तो -11 हो जाएगा। सो 9x = माइनस करेंगे 1, 8 में से 1 गया आपका 7 और 1, सो x = 171/9, 9 से इसको कट करेंगे, 9 कम 9 और कितना बचेगा यहाँ पे 8, 9 9 = 81, सो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 19। तो आपके पास x आ गया, x क्या थी हमारी पहली संख्या थी और संख्या क्या है लगातार, तो पहली संख्या हो गई 19, उसकी अगली संख्या हो जाएगी 20 और उसकी अगली संख्या हो जाएगी 21, तो वो तीनों संख्याएं आपकी 19, 20 और 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कहा जाए लगातार संख्याएं, तो अगर 2 संख्या है तो आप मानोगे x और दूसरी को मानोगे x+1, अगर 3 संख्याएं है तो आप मानोगे x, x+1 और x+2, 4 संख्याएं होती x, x+1, x+2 और x+4 मान लेते हैं। क्लियर बच्चे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अंक दिया गया आपका 3 2 6 7 5 1 4 9 में स्थानीय मान और 7 के अंकित मान के बीच अंतर क्या है। स्थानीय मान और 7 के अंकित मान, तो इसमें 7 का स्थानीय मान देखो क्या है आपका, 7 का स्थानीय मान, 7 यहाँ पे ना मैंने क्या बताया था, स्थानीय मान निकालना है तो 7 के पीछे जितने भी अंक हो गए इतने जीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 4 अंक है, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 70,000। और 7 के अगर हम अंकित मान की बात करें तो 7 का अंकित मान वही होता है जो वो संख्या होती है, तो 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा। किसी भी संख्या का अंकित मान हो उसको वही अंक रहता है, उसकी कोई भी वैल्यू 0 0 नहीं लगाते हैं। 10 में 7 के आपका 3 9 9 9 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 69,993। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें हम 66 से गुणा करें। ऐसी संख्या बताओ जिसमें हम 66 से गुणा करें
और वो संख्या 18 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। वो संख्या क्या है जिसमें गुणा करने पर ये 18 से डिवाइड हो, तो उसके लिए क्या करोगे, जो 66 है ना, इसके आप फैक्टर कर लोगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11। तो बच्चे यहाँ पे हमने जब 66 के फैक्टर किए तो ये आए 2 × 3 × 11 और डिवाइड बाय 18 हमें करना है, यानी कि 18 से इसको डिवाइड करना है। अब 18 से डिवाइड करेंगे, 2 से 18 कटेगा 9 बार और 3 से 9 कटेगा 3 बार, 3 तिया 9। अब आप देखो यहाँ पर एक क्या बचा है, नीचे की तरफ 3 बचा है। अगर ऊपर की तरफ हम 3 से गुणा कर दें, ऊपर की तरफ अगर हमारा एक 3 और होता तो ये पूरा पूरा कट जाता कि नहीं कट जाता। तो उसके फैक्टर करने के बाद नीचे की जो संख्या बचेगी इसके फैक्टर से इसको 18 को कट किया, 2 9 जा 18, 3 से 9 को कट किया 3 और हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। तो जितनी संख्या नीचे बचेगी उसी से गुणा करने पर ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न है आपका कि भाई 67 की पावर है 25 और इसमें से 1 कर दें तो इकाई का अंक क्या बचेगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी पावर बहुत बड़ी होती है, जब आपकी पावर बहुत बड़ी होती है जैसे 25 26, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी पावर को डिवाइड करना है 4 से, यानी कि 25 को डिवाइड करना है 4 से, 4 6 24, रिमाइंडर बचा 1। अब ये जो पावर ऊपर 25 लिखी है इस पावर को हटा दो और 67 की पावर 1 लिख दो और माइनस में 1 कर दो। अब किसी की पावर अगर 1 होती है तो उसका इकाई अंक सेम ही रहता है, इसकी पावर 1 है तो इकाई अंक इसका 7 ही रहेगा और 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। तो आपका इकाई अंक किस संख्या का हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है। कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा, 225 रुपये उसने खर्च किए और उसका ओवरहेड चार्ज यानी कि घर लाने के लिए जो उसके ऊपर पैसे खर्च करता है 15 रुपये और खर्च कर देता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल सीपी यानी कि टोटल खर्च किए उसने 0 2 और 1 3 और 1 4, तो 240 रुपये उसने खर्च किए और वो रेडियो को बेचता कितने में, सेलिंग प्राइस की बात करें तो 300 रुपये में बेच देता है। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 240 रुपये में खरीदा, 300 रुपये में बेच दिया, तो यानी कि इसको प्रॉफिट हो गया क्योंकि कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा। कितना प्रॉफिट हुआ, एसपी माइनस सीपी। 300 में से 240 को माइनस किया, हमारे पास आएगा 60। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। बात है प्रॉफिट परसेंटेज की, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है 60 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है कितना हमारा 240 और इंटू में हम 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 4 से 100 कटेगा आपका 25 बार। तो आपका जो यहाँ पर लाभ हो जाएगा वो 25% का होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सजेस्टिव डिस्काउंट। एक वस्तु पर पहले 40% का डिस्काउंट होता है, फिर 20% का डिस्काउंट होता है। अगर हमें एक ही डिस्काउंट देना हो तो हमें कितना डिस्काउंट देना होगा ये बताना है। तो आप मान लीजिए भाई आपकी 100 रुपये की वस्तु थी, आपने 40% का डिस्काउंट दिया यानी कि 60% पर बेची और फिर इस पूरे मूल्य पर भी आपने 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि आपको 80% पर इसको बेच दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो अगर टोटल सीपी की बात करें तो 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से 6 8 जा 48, यानी कि 100 रुपये का जो सामान था जो हमने माना था कि वस्तु 100 रुपये की है, वो 100 रुपये वाली वस्तु आपने 48 की बेच दी है। तो डिस्काउंट कितना दिया, 100 में से 48 को माइनस कर देंगे, 100 में से 48 माइनस किया तो कितना आया 52। तो यानी कि इस वस्तु पर जो है 52% का डिस्काउंट देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में करने पड़ेंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट से नंबर आएगा और मेरिट लिस्ट में आपको परफेक्ट तरीके से आना चाहिए।